आइए शुरुआत करते हैं दस्तक की। आज दस्तक में बात सबसे पहले बेल डन की। बेल जो आज लखीमपुर में किसानों को कुचलने के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को मिली। पहले चरण की वोटिंग के दिन ही जमानत का आदेश आता है। क्या इसका फायदा आगे ब्राह्मण बाहुल्य सीटों पर वोटिंग में मिलेगा? इस रिपोर्ट तक हम आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि बेल डन हुई कैसे। जिस आशीष उर्फ मोनू मिश्रा के विरुद्ध चार्जशीट में किसानों को जानबूझकर साजिश के तहत कुचलने की बात थी, उसे 4 महीने में आखिर जमानत कैसे मिल गई? मैं घटना जहां पर हुई है वहां पर नहीं था। एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप एक भी वीडियो दिखा दें मेरे पुत्र की उपस्थिति का वहां, तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में किसानों को थार से कुचलने के केस में जो बात गृह राज्य मंत्री कहते आ रहे थे, एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। जो बात मुख्य आरोपी बेटा आशीष मिश्रा कहता आ रहा था कि आप स्पॉट पर थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं स्पॉट पर नहीं था। क्या उन्हीं दलीलों के आधार पर किसानों को कुचलने की घटना के 4 महीने में जेल से बाहर आने की जमानत मंत्री पुत्र को मिल गई? आज उस लड़के को जमानत मिली है। थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जीप से किसान कुचल दिए गए। ये कहावत है, सैया भय अब तो कोतवाल तो अब डर का है। किसानों को कुचलने के 3 महीने बाद बक्सा भर के 5000 पन्नों की चार्जशीट अदालत में सरकार की बनाई एसआईटी ने पेश की थी। एसआईटी ने लखीमपुर केस में विवेचना और सबूत इकट्ठा करके जहां अभियुक्त नंबर 1 पर केंद्र के गृह राज्य मंत्री के बेटे का नाम लिखकर चार्जशीट जमा की, क्या स्टील के इसी बक्से में भरकर जमा हुई चार्जशीट जिसमें कहा गया किसानों को कुचलते वक्त आशीष मिश्रा मोनू घटना स्थल पर मौजूद था। जिस चार्जशीट में एसआईटी ने लिखा था कि आशीष मिश्रा की रिवॉल्वर और राइफल से फायरिंग हुई, जिस चार्जशीट में लिखा था कि जान से मारने की नीयत से ही घटना को अंजाम दिया गया, आखिर सरकारी जांच टीम की वही चार्जशीट कैसे अदालत में कमजोर पड़ गई? जो उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन खबर आई कि जेल के फाटक खुलेंगे, लखीमपुर के मोनू भैया जमानत पर छूटेंगे। इस बात को समझने के लिए आज तक संवाददाता संतोष कुमार हाईकोर्ट में आरोपी आशीष मिश्रा के वकील सलिल श्रीवास्तव के पास पहुंचते हैं। वकील सलिल श्रीवास्तव की बात आप सुनिएगा। 192 इंडिपेंडेंट पर्सन्स जो कि दंगल में मौजूद थे, उन लोगों ने इस बात का एफिडेविट दिया कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग he was present in dangal ceremony and at the place of occurrence he was not present। 2015 की चार्जशीट दाखिल की। हम ये कह रहे हैं कि गन्ने के खेत थे, तो जो नक्शा नजरी एसआईटी ने या पुलिस ने फाइल किया, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने फाइल किया, उसमें वहां पे गन्ना खेत है ही नहीं। एफआईआर में उन्होंने ये कहा कि आशीष मिश्रा ने फायर आर्म वेपन यूज किया। तो जो फायर आर्म वेपन यूज किया गया, तो अगर ये मान भी लिया जाए तो जो 8 लोग मरे, उसमें फायर आर्म वेपन की कोई चोट किसी 8 लोगों में से किसी को नहीं है। हरिओम मिश्रा ड्राइवर था, वो गाड़ी चला रहा था, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसके हेड इंजरी इन लोगों ने काज की किसानों ने, जिसके परसुएंस में मतलब वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया हो या मेंटल इक्विलिब्रियम उसका खो गया हो, या उसने अपनी जान बचाने के लिए भागा हो, तो ये एक्सीडेंट हो गया, लोग मर गए। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसको किसानों ने मिलके ऑन स्पॉट मार डाला, तो क्राइम का तो पूरा वही खत्म हो गया, जेनेसिस ही खत्म हो गई। यानी देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के वकील ये साबित करने में जुटे हैं कि लखीमपुर में गाड़ी तो जान बचाने में किसानों पर चढ़ गई होगी, वहां आशीष मिश्रा नहीं था। केंद्रीय मंत्री के बेटे के वकील के मुताबिक जिम्मेदार होता तो ड्राइवर होता, लेकिन उसे ही लोगों ने मार डाला।
तो क्या सरकार की बनाई एसआईटी फंसा रही थी या फिर जांच में रिपोर्ट ठीक से नहीं रखी गई? याद करिए अब दिसंबर का पत्रकारों के सवाल पर मंत्री जी का गुस्सा। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया, शर्म नहीं आती है। पहले चरण के चुनाव से पहले इंटरव्यू में प्रधानमंत्री तक ने लखीमपुर केस में पहली बार बयान दिया। कहा था कि सब कुछ पारदर्शिता से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाना चाहती थी, राज्य सरकार ने सहमति दी। सुप्रीम कोर्ट जिस जज के नेतृत्व में तपास करना चाहती थी, राज्य सरकार ने सहमति दी। राज्य सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के अनुसार सारे निर्णय करती है। अब चुनाव में जब 6 चरण बाकी हैं और जमानत पाने के बाद आरोपी नंबर 1 मोनू मिश्रा के चरण जेल से बाहर आने वाले हैं, तो सवाल विपक्ष पारदर्शिता पर ही उठाता है। आशीष, मुझे लगता है सरकार ने जो पैरवी करके जो सजा दिलाने का काम करना चाहिए था वो नहीं किया। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जीप से किसान कुचल दिए गए, और आज भी पूरे प्रदेश और देश का किसान ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से उन किसानों की जान गई है। आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। इस सरकार ने किसको बचाया? उन किसानों के परिवारों को बचाया? उनकी जो पुलिस थी, प्रशासन थी, कहाँ थी वो जब उनको कुचला? कहीं नहीं थी। ये कहावत है, सैया भय अब तो कोतवाल तो अब डर काहे का। भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे का सवाल है, और आपने देखा कि पीएमओ दफ्तर जब चुनाव आयोग तलब हो सकता है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जहां स्वार्थ सिद्ध होता है वहां तो उसको बेल मिल जाती है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो उसको बेल नहीं मिलती है। आशीष मिश्रा को जमानत देते हुए कहा गया है कि वो गवाहों को डराएंगे नहीं, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अदालत ने शर्त रखी है, बिना अनुमति के राज्य नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब लखीमपुर केस का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा बाहर आएगा तो क्या चुनाव प्रचार में भी जाएगा, या फिर बेल से बाहर आना ही राजनीति में अभी प्रचार के लिए काफी है? संतोष कुमार, लखनऊ, आज तक। ये 3 अक्टूबर की घटना है। 130 दिन बीत चुके हैं। अभी केंद्रीय मंत्री का आरोपी बेटा जमानत पाता है, लेकिन अभी तुरंत जेल से छूटना संभव नहीं, क्योंकि बेल ऑर्डर में धारा 302 और 120B भी शामिल हैं। तो संभव है कि कल तक इस कागजी कार्रवाई को मंत्रिपुत्र के वकील शुक्रवार है इसलिए पूरा करना चाहें। असली प्रश्न यह है कि कानूनी तौर पर बेल डन तो हो जाती है, लेकिन ब्राह्मण वोट इससे कितना डन हो पाएगा? 20% में वो ब्राह्मण भी हैं जो कहा जा रहा है आपसे नाराज है। मुझसे कोई नाराज नहीं है। ब्राह्मण समाज का प्रबुद्ध वर्ग है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से क्या ब्राह्मण नाराज होगा? ब्राह्मणों की नाराजगी को बीजेपी दरकिनार करती आ रही है, लेकिन ब्राह्मण मंत्री और बड़े नेता ही बीजेपी अध्यक्ष से मिलकर ब्राह्मण मतदाताओं के खुलकर इस बार समर्थन में हिचकिचाने की बात कह चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी ने एक ब्राह्मण कमेटी तक बनाई। तो अब पहला सवाल ये, क्या केंद्रीय मंत्री के आरोपी बेटे के जमानत पर बाहर आने से ब्राह्मण वोटर को संदेश जाएगा, या कहीं कोई फायदा पार्टी पाएगी? समाजवादी गठबंधन के मजबूत साथी ओम प्रकाश राजभर आरोप लगाते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा होने के नाते उनको बेल मिली है और कोई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक वोट ये जान चुकी है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो एक वोट जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है कि एक से एक ब्राह्मण चेहरा ले आए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो अब जमानत करा करके ब्राह्मण समाज को संदेश दे रहे हैं कि देखो हम ब्राह्मण समाज के बेटे को बेल दिला दिए। ये भारतीय जनता पार्टी इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की इशारे पर बेल मिली। याद करिए अब इन तस्वीरों को, पिछले साल जुलाई में अजय मिश्रा जब मंत्रिमंडल में शामिल हुए
प्रमुख वजह उनका ब्राह्मण होना ही मानी गई। उन्हीं ब्राह्मण मंत्री के बेटे के आरोपी बनने के बाद मंत्री जी को हटाना मुश्किल हुआ। कहानी दिल्ली तक तलब करके रुकती रही। जिसका नुकसान हुआ उसको तुमने बचाया नहीं, जिसने नुकसान किया उसका बाप तुम्हारे साथ स्टेज पे खड़ा होता है। आज भी एक प्रधानमंत्री, एक सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है अपने देश के प्रति। उस जिम्मेदारी को निभाना उसका धर्म होता है। हर धर्म से ऊपर होता है वो धर्म। लखीमपुर में किसानों को कुचलने के आरोपी के 130 दिन में जमानत पर बाहर आने को ब्राह्मण वोट से जोड़े जाने की वजह और भी है। जैसे उत्तर प्रदेश के चुनावों में 2014 में ब्राह्मण वोट का 72% हिस्सा अकेले बीजेपी पाई। 2017 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोट का 80% हिस्सा बीजेपी को मिला। 2019 में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर का 82% हिस्सा अकेले बीजेपी के खाते में आया। बड़ा मशहूर शेर है, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। और कुछ यही हाल हमारे देश के उन नौजवानों का है, हमारे नौजवानों का है जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, जिनके पास सेना में भर्ती के लिए 17.5 साल से 21 साल की उम्र का एक दायरा भी होता है। लेकिन भारतीय सेना में 1.25 लाख पद खाली होने के बाद भी भर्तियां लंबे समय से नहीं हो रही। युवक कॉलेज में पढ़ते हुए हिजाब पहनेंगे या भगवा? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पर अदालत में सुनवाई शुरू हो जाती है। लेकिन देखिए अब देश के ही इन युवाओं को जो नारे लगाते हैं, भारत माता की जय के नारे के साथ सर्दी में सितम ढाती बारिश के बीच सूरज निकलने से पहले अपने जीवन में बेरोजगारी का अंधेरा दूर करने में जुटे इन जवानों की सुनवाई कोई क्यों नहीं करता? ये जवान किसी सरकारी नौकरी का सुकून और प्राइवेट नौकरी का ऐशो आराम की ख्वाहिश लेकर बेरोजगारी की ड्रिल नहीं कर रहे। जयपुर के ये वो युवा हैं जो सेना में शामिल होकर देश के दुश्मनों से भारतवासियों की रक्षा करना चाहते हैं। इनके पास जोश है, जुनून है, देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होने का साहस है, शिक्षा है, बस नहीं है तो अपनी उम्र को सेना में भर्ती होने के पैमाने के लिए रोक लेने की ताकत। सूरज उगने के पहले के अंधेरे से लेकर सूरज उगने के बाद की रोशनी तक यूं ही मेहनत करते बेरोजगार युवाओं के अधिकार की दस्तक के लिए संवाददाता शरद कुमार पहुंचते हैं। हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, उम्मीदों से लवरेज हैं एक अदद नौकरी के लिए, मगर नाउम्मीदी की चादर भी अब इनके ऊपर पसरने लगी है, क्योंकि जो वैकेंसी आर्मी में हो या एयरफोर्स में हो, सेना में हो, जो आनी चाहिए वो आ नहीं रही है। इसके बावजूद सुबह उठते हैं और इस तरह से देखा जा सकता है कि अंधेरे से शुरुआत करते हैं और जी तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन इस मेहनत का फल तब मिलेगा जब सेना में भर्तियां शुरू होंगी, वरना टोंक से जयपुर आकर 2 साल से तैयारी कर रहे अनिकेत मीणा जैसे देश के हजारों नौजवानों की उम्र ही बीत जाएगी, ये सेना में नहीं जा पाएंगे। मेरा जुलाई में 21 हो जाएगा और मैं ओवरेज हो जाऊंगा। अभी 4 महीने, मात्र 4 या 5 महीने बचे। 4 महीने में उम्मीद है आपको, इसलिए इतना? हाँ, उम्मीद तो है, अब सरकार के ऊपर है। अगर सरकार जल्द से जल्द निकाल दे तो उम्मीद रखी है इसी बात पे, और इसी बात पे दौड़ने आ रहे हैं सुबह 4 बजे। अगर 4 महीने में नहीं निकलती है तो आपकी सारी पैसे परिश्रम सब खत्म हो जाएगा। पैसे परिश्रम सब निकल जाएगा। दरअसल सैनिक जनरल ड्यूटी में भर्ती के लिए उम्र का दायरा 17.5 साल से 21 साल का होता है। 21 साल से ज्यादा की उम्र के बाद भर्ती नहीं हो पाती। ऐसे में अगर 2 साल में बड़ी भर्ती सेना में नहीं होती है तो हजारों नौजवानों का सपना आर्मी में जाने का टूटता जा रहा है, जिन्हें गांव से घर वाले अपना पेट काटकर आर्मी में भर्ती की तैयारी के लिए शहर में पैसा भेजते हैं।
जीवन में कभी आर्मी का इतना लंबा प्रोसेस होता नहीं है। 3 महीने में अभ्यर्थियों को बुला लेते हैं और ड्यूटी चढ़ जाते हैं, क्योंकि सबसे जो फास्ट नौकरी है ड्यूटी पे चढ़ने की वो आर्मी की है, और आर्मी की नौकरी इतनी डिले हो रही है तो हम किस पे उम्मीद कर सकते हैं। देश सुरक्षित तब होता है जब जवान सरहद पर खड़ा होता है, लेकिन देश की सीमा पर जाने का सपना लिए इन आंखों में अभी तो भर्तियां ही शुरू होने का इंतजार बेचैन करता दिखता है। अजमेर के गांव से जयपुर आकर तैयारी करते ये जुड़वा भाई हैं। राम अवतार चौधरी, लक्ष्मण चौधरी किसान पिता हैं। दोनों बेटों को 10-10 हजार रुपए किसी तरह भेजते हैं। एयरफोर्स में जाने की उम्र यानी 19 साल पूरी होने में 3 महीने बचे हैं। आगे ये क्या करेंगे, नौजवान डरते हैं। जो वैकेंसी नहीं आया तो ये लग रहा है कि सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा सर। तो सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप ये बात सर सेंट्रल लेवल पर सर डिफेंस मिनिस्टर पर सर ये बात पहुंचे सर उनके लिए कि बच्चों को ध्यान दे सर। ये मुद्दा संसद तक पहुंचाया गया है, जहां से पता चलता है कि 2015-16 में सेना में 127 भर्ती रैली हुई है। 2016-17 में 102, 2017-18 में ये घटकर 106 हो गई। 2018-19 में और भी भर्ती रैलियां घटी, 92 ही हो पाई। 2019 से 20 में 95 रैलियां सेना भर्ती की हुई। 4 फरवरी को संसद में राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल के सेना भर्ती पर हुए सवाल को लेकर सरकार ने बताया कि 2021-22 में केवल 4 भर्ती रैली हो पाई। कोरोना की वजह से सेना में भर्ती के लिए बड़े पैमाने पर आयोजन न होने की बात कही गई। कोरोना काल में देश में करोड़ों नागरिकों के साथ चुनाव लगातार होते आ रहे हैं, फिर हजारों नौजवानों के लिए सेना की भर्ती का आयोजन क्यों नहीं होता? होता तो नागौर के कुचामन जैसे इलाके, जहां ज्यादातर युवाओं का एकमात्र सपना ही सेना में जाने का होता है, वो इलाके अपने नौजवानों के टूटते अरमानों के गवाह नहीं बनते। 2 साल से कोरोना के कारण हमें भर्ती देखने को नहीं मिली, उस कारण लगभग हर लड़का ओवरेज हो गया है। और मैं बचपन से ही मेरा जुनून था कि मैं सेना भर्ती में जाना चाहता था। और जो उत्तर प्रदेश और जगह चुनाव में रैलियां निकाली गई है, वहाँ पे कोरोना नहीं अटक रहा है क्या? ऐसा नहीं कि पद खाली नहीं, केंद्र सरकार ही 10 दिसंबर 2021 को लोकसभा में जवाब देकर कह चुकी है भारतीय सेना में 1.25 लाख पद खाली हैं, जिनमें 85% केवल आर्मी में है। आंकड़े में और बांट कर देखें तो थल सेना में 1,04,053, वायुसेना में 5,471, नौसेना में 12,431 पद खाली हैं। इसीलिए अब प्रदर्शन के लिए मजबूर हो रहे वो युवा हैं जो अनुशासन का पाठ ही सबसे पहले सीखकर सेना में जाना चाहते थे। मांग सिर्फ एक है, या तो भर्ती जल्दी करें या उम्र में रियायत दें। देश में सबसे ज्यादा सेना में राजस्थान के बच्चे जाते हैं, क्योंकि राजस्थान के बच्चों के दिलों में राष्ट्र सेवा का जज्बा होता है। सुबह से लेकर रात तक यह बच्चे एयरफोर्स में, आर्मी में जाने की तैयारी करते रहते हैं, मगर कहीं 2 साल से, कहीं 1.5 साल से, कहीं 2.5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। अब उम्र खत्म होने जा रही है तो ये बच्चे शहर दर शहर प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 जुलाई 2021 तक के सरकारी आंकड़े बताते हैं सेना में शामिल होने वाले में सबसे ज्यादा जवान राजस्थान के रहे हैं। राजनेता तो 25 साल की उम्र के साथ फिर जीवन भर चुनाव लड़कर सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन सोचिए इन नौजवानों के बारे में जिनके पास कुल जमा 3.5 साल इनकी जिंदगी के होते हैं सेना में भर्ती पाने के लिए। अगर भर्ती रैली तुरंत नहीं शुरू हुई, उम्र की सीमा में छूट नहीं मिली, तो राष्ट्र रक्षा के लिए जवान कहां से आएंगे? शरद कुमार, जयपुर आज तक। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद सारे देश में फैल गया है। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में उडुपी जैसा एक मामला सामने आया। एक छात्रा ने यह दावा किया कि उसे हिजाब पहनने के कारण क्लास से निकाल दिया गया। इस बीच आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने निर्णय आने तक स्कूल कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। अदालत इस मामले में अगली सुनवाई अब सोमवार को करेगा। क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे ये कोई तय नहीं करेगा, कोई सरकार तय नहीं करेगा हम क्या पहनेंगे। हमारा लड़की को क्या पढ़ना चाहिए वो लड़के डिसाइड करेंगे, न कि देश का प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को डिसाइड। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, उनको बस में डालकर इन लोगों को यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है। कर्नाटक
कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का विवाद अब देशव्यापी हो गया है। हिजाब के समर्थन और विरोध में खुलकर प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे ज्यादा माहौल हैदराबाद का गर्म, जहां महिलाओं ने बुर्का पहनकर सड़क पर हिजाब का समर्थन किया। हैदराबाद में महिलाएं अगर प्रार्थना कर रही हैं, तो हिजाब के समर्थन में छात्र नारेबाजी करते हुए पूरे शहर में दिखाई देते हैं। हिजाब हमारा, हिजाब हमारा, छीन के लेंगे हक हमारा। कर्नाटक में हिजाब बैन के विरोध में हैदराबाद के कॉलेजों में प्रदर्शन की झड़ी लग गई। हिजाब के समर्थन में होते प्रदर्शनों को देखकर हिंदू संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। आपके सामने पुणे की तस्वीर है, जहां पर केसरिया साड़ी पहनकर महिलाओं ने यात्रा निकाली। इस तरह कर्नाटक के स्कूल से शुरू हुए इस विवाद की गिरफ्त में सारा देश आ चुका है, जिसे लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में लगातार तीसरे दिन की सुनवाई हिजाब समर्थकों को झटका लगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों वाली बड़ी बेंच ने कहा, हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति होना जरूरी है। अदालत इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करेगी। हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। इस मामले में फैसला आने तक शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं, लेकिन फैसला आने तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक ड्रेस पहनने पर रोक रहेगी। कर्नाटक हाई कोर्ट has heard the matter and they have passed the order that they are going to hear the case day by day, day to day basis, and they have appealed all the stakeholders not to precipitate the matter, and they have said that all the schools can open, colleges can open, but no religious dress code should be followed from both the sides, not one side, from both the sides. And I think the High Court 3-member bench has shown its intent to have a peaceful atmosphere to do the proceedings and give a... हाईकोर्ट ने भले ही इस विवाद को कुछ दिनों के लिए टाल दिया, लेकिन ये विवाद नए नए शहरों में फैलता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हिजाब मुद्दे की आग पहुंच गई और दावा है कि जिले के तिलकधारी महाविद्यालय में हिजाब पहनकर आने पर एक प्रोफेसर ने एक छात्रा को क्लास से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा इस टाइम जो कर्नाटक में हो रहा है गर्ल्स मुस्लिम महिलाओं के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, उस तरह का नियम अपने यूपी में भी लागू होना चाहिए। हमने कहा सर ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि अपने टीडी कॉलेज में भी ऐसा नियम लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा ज्यादा बकवास मत करो और तुरंत उन्होंने मेरा अपमान किया और उन्होंने कहा हिजाब लगाने वाली लड़कियों का अधिकार नहीं है क्लास करने का। जरीना बीए फाइनल ईयर की छात्रा है, जिसके इस आरोप के बाद कॉलेज प्रशासन जांच का भरोसा दे रहा है। मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है, तो मैं इसकी जांच करवाता हूँ और मैंने छात्रा को और छात्रा के पिता को और संबंधित व्यक्ति को बुलवाया है और देखता हूँ, पूरे प्रकरण की जांच करता हूँ, फिर आगे जो उचित होगा। कर्नाटक के हिजाब विवाद की गूंज बिहार के मुस्लिम बहुल आबादी वाले किशनगंज में भी सुनाई पड़ी। हिजाब के समर्थन में मुस्लिम छात्राओं ने शहर में जुलूस निकाला और नारेबाजी की। हिजाब पर बढ़ते इस विवाद ने सुप्रीम कोर्ट में भी दस्तक दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस विवाद को लेकर सुनवाई की याचिका दायर की गई। कपिल सिब्बल ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश एम.वी. रमन्ना के सामने उठाया। कपिल सिब्बल ने दलील दी, स्कूल कॉलेजों को बंद करना पड़ा है, लड़कियों पर पत्थरबाजी हुई है, इम्तिहानों में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश का कहना था कि इस मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, अभी सुनवाई करना जल्दबाजी होगा। कपिल सिब्बल का तर्क था कि ये विवाद पूरे देश में तेजी से फैल रहा है, इसीलिए इस पर फौरन सुनवाई करने की जरूरत है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई की अर्जी नहीं मानी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना जरूरी समझा, लेकिन लगता है इस मुद्दे पर विरोधियों और समर्थकों को इंतजार करना गवारा नहीं है।
आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में आज पहले चरण की 58 सीटों के लिए वोटिंग हुई। अब की बार इन सीटों पर 61% मतदान हुआ, जो पिछली बार के मुकाबले 2% कम है। हर कोई अपने हिसाब से इसे पढ़ने की कोशिश कर रहा है और इस बीच उत्तर प्रदेश में हिजाब का मामला हर रोज तूल पकड़ रहा है। हर कोई हिजाब पर अब खुलकर बोल रहा है, सिवाय अखिलेश यादव के। अगर वो मुस्कान नहीं होती, अगर लक्ष्मी होती, तब भी मैं तारीफ करता हूँ उसकी। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिजाब पर हर पार्टी का अपना अपना हिसाब किताब है। मामला मुसलमानों के वोट का है, इसलिए अखिलेश खामोश हैं। तो ओवैसी आक्रामक। अभी हमारे सामने एक बहन मीडिया की आई थी, उन्होंने आकर पूछा कि भाई ये क्यों बुर्का निकाब आप लोग पूछते। बोला मैडम मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप नहीं पहने तब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। मैंने तो ये नहीं कहा कि तुम बुखार हिजाब पहनकर मेरा इंटरव्यू लो। आप आइए, आप नहीं पहनना है मत पहनिए, मगर जो पहन रहे आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है आपको। ओवैसी खुलकर हिजाब विरोधियों को ललकार रहे हैं, तो इस विवाद ने अखिलेश के मुंह पर ताला डाल दिया है। जैसे ही अखिलेश से सवाल पूछा जाता है, मुसलमानों के वोटों के सहारे बीजेपी को हराने का मंसूबा देखने वाले अखिलेश के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। चेहरा गंभीर हो जाता है और सवाल पूछने वाले के सामने मुंह ऐसे हिलाते हैं कि क्या पूछ रहे हो। लेकिन सवाल दोबारा पूछा जाता है तो अखिलेश कहते हैं कि आवाज नहीं आ रही। लेकिन ये बात जिस अंदाज में कही जाती है, उससे हिजाब विवाद को लेकर अखिलेश की मुश्किल जाहिर हो जाती है। आवाज नहीं आ रही। दरअसल हिजाब अखिलेश के उस वोट बैंक से जुड़ा है जो समाजवादी पार्टी की रीढ़ है। अखिलेश की मुश्किल ये है कि ये विवाद उनके लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई की तरह है। वो अगर हिजाब का समर्थन करते हैं तो हिंदू नाराज हो सकते हैं, और अगर हिजाब का विरोध करते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक खोना पड़ सकता है। इसीलिए हिजाब पर अखिलेश के बयान से पहले वीडियो में एक बड़ा सा कट आता है और फिर अखिलेश बहुत सीधी बात में हिजाब पर बोलते हैं। उसमें नहीं, अभी केवल हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव महत्वपूर्ण है। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। अखिलेश की इसी मुश्किल का फायदा ओवैसी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुलकर हिजाब के बहाने पीएम को घेरकर यूपी के मुसलमानों को खुश करने में लगे हैं। प्रधानमंत्री एक जुमला बोल देते आप उस कर्नाटका की बच्चियों के बारे में कि बच्चियों पढ़ो, चाहे निकाब पहनो या मत पहनो, मगर पढ़ो, देश को आगे बढ़ाओ, देश को ताकतवर बनाओ। मगर प्रधानमंत्री खामोश बैठे हैं और प्रधानमंत्री के चेले और उनके तंजीम के लोग अचानक शाल पहन के आ जाते हैं। प्यारे, ये शाल की फैक्ट्री तुम्हारे पास अचानक कहां से खुल गई थी? मगर अगर तुम शाल पहन के आ रहे, एक बात समझ लीजिए आप, भारत के संविधान के तहत हर किसी को इजाजत है कि वो कुछ भी कपड़ा पहने और कुछ भी खा सकता है। सरकार नहीं बोल सकती मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। ओवैसी अपनी हर रैली में जिस तरह से हिजाब का मामला उठाते हैं, उससे इस विवाद की टाइमिंग पर भी सवाल उठते हैं, जिसमें पाकिस्तान का तड़का लगाकर ओवैसी अपनी रैलियों में जोश बढ़ रहे हैं। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो। तुमको तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े है, तुम उसको देखो। ये देश मेरा, तुम्हारा नहीं है, हमारे घर का मामला। आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ, जख्मी हो जाएंगी तुम्हारी टांग अड़ना। ये सारा विवाद कर्नाटक के उडुपी के एक कॉलेज से भड़का, जहां हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू किया। कॉलेज ने कहा कि उसने छात्राओं को परिसर में हिजाब पहनने से नहीं रोका, बल्कि केवल क्लासरूम में हिजाब उतार कर आने को कहा है। लेकिन प्रदर्शन कर रही छात्राओं की मांग है कि उन्हें कक्षा के अंदर भी हिजाब पहनने दिया जाए। लेकिन कर्नाटक के स्कूल से ये विवाद तेजी से निकलकर यूपी के चुनाव में दाखिल हो गया, जिसके शोर के बीच
पीएम ने मुस्लिम बेटियों पर बयान दिया। मुस्लिम बहन बेटियां हमारी इस साफ नियत को भली भांति समझती है। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है। लेकिन साथियों, जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां 1-1, 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई। हिजाब के समर्थन करने वाले इसे मुस्लिम महिलाओं के हक से जोड़ते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में हर पार्टी इस पर अपने अपने हिसाब से बैटिंग करती है। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। देखिए, आप गोल करके कुछ भी कह सकते हैं। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ, वो स्कार्फ उतारो अपना। आप कहीं भी जहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। प्रियंका के जवाब से यूपी में हिजाब पर सियासत के शोले पहले से कहीं ज्यादा भड़क गए। बीजेपी पूछने लगी कि स्कूल में कुछ भी पहनकर कोई कैसे जा सकता है। कुछ लोग चुनावों के समय अलग अलग प्रयोग करते हैं, वातावरण खराब करने का काम करते हैं, जो मुद्दे नहीं होते उनको मुद्दे बनाने का काम करते हैं। आखिरकार देश भर के स्कूलों में, कॉलेजेस में यूनिफॉर्म होती है, तो जहां पर जो रूल है वो रहना चाहिए। हर बार चुनाव से पहले वो कोई ना कोई नया एजेंडा लेकर आते हैं और चुनाव के बाद टाई फिक्स हो जाता है। ये मतलब ना तो जीन्स पहनने देना चाहते हैं, ना हिजाब सर देना चाहते क्या है? ये सिर्फ लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। इनका मकसद ये है कि नौजवान जो है कोई स्कूल ना जाए, वो पढ़े लिखे ना। यूपी के चुनाव में हिजाब विवाद को फुल टॉस बनाकर हर कोई अपने अपने हिसाब से शॉट्स खेल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह पहले चरण के 58 सीटों पर 27% मुस्लिम वोट है, जिन्हें प्रभावित करने के लिए हिजाब को हथियार बनाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर से चित्रा त्रिपाठी के साथ कुमार अभिषेक, कैराना, आज तक। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर आपके साथ होंगे। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए आज तक।